कि आजकल पेरेंट्स जो हैं वो खुद भी अपने आप से बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। बहुत गलत है। मोबाइल का ज़्यादा यूज़ बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है और बच्चों को तो नो डाउट बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उससे। बच्चे की सबसे पहले तो एक तो कंसंट्रेशन चली जाती है, क्योंकि वो जैसे रील जो होती हैं जिनको बार-बार 1 मिनट की रील होती है जिसको बार-बार स्क्रॉल करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, तो वो बच्चा कभी भी ध्यान अपना एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए स्क्रीन टाइम आइडियली कहते हैं कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनका स्क्रीन टाइम या 2 साल से छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं देखना चाहिए उनको। और जो बड़े बच्चे भी होते हैं उनमें आधा घंटे का स्क्रीन टाइम मैक्सिमम रहना चाहिए। जितने भी फार्मूला मिल्क आते हैं बाजार में, वो फार्मूला मिल्क के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि मदर मिल्क इज बेस्ट। मतलब वो फार्मूला मिल्क भी ये चीज टैग करके बेच रहे हैं अपने आप को कि माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। बेस्ट है। जैसे ऐड आते हैं कि मेरे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब ये मुझे हराएगा। फिर कोई प्रोडक्ट का ऐड आता है कि आप दूध में मिला के ये पिलाइए, आप ये ड्रिंक दीजिए अपने बेबी को। तो वो ड्रिंक्स, वो हेल्दी ड्रिंक्स क्या सच में हेल्दी है? सो बेबीज को कौन कौन सी वैक्सीन ले लेनी चाहिए और कौन सी एज तक उनको वो लेनी चाहिए? जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, यानी जो पारिवारिक कलेश, उससे एक छोटे बेबी पर, यानी जो थोड़ा बहुत समझने लग गया है कि ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये दादा है, उस पर क्या इफेक्ट होता है, उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है? सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना आरजे मोहित और स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और नए वीडियो में। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये वीडियो के लिए मैं सर को पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा। सर ने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, क्योंकि देखिए जो डॉक्टर होते हैं वो सेवा के लिए होते हैं और सर को आज टाइम नहीं था, बट सर ने हमारे लिए टाइम निकाला, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं सर के एक इंट्रोडक्शन के साथ। सो सर प्लीज़। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा है। मैं प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन हूँ और सीकर रोड आरसीएस हॉस्पिटल पे जयपुर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सर कितने साल का एक्सपीरियंस आपको? मेरे करीबन 17 ईयर्स हो गए मेरे को, 17 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए। ओके। तो सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा, है ना, कि जैसा मूवीज में दिखाया जाता है कि जब न्यू बेबी बॉर्न होता है तो वो रोता है, और मूवीज में उसको उल्टा करके और दिखाते हैं, नहीं रोता है तो उसे मारते हो रहे। तो क्या ये रियल लाइफ में भी होता है? बिल्कुल। देखो, कहते हैं ना कि जो जीवन है वो रोने से शुरू होता है हर इंसान का, और जो रोता नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं होता। क्योंकि रोते ही क्या होता है कि जैसे ही बच्चा फर्स्ट ब्रीथ लेता है, पहली सांस लेता है, तो ब्लड को जो है वो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाती है। मतलब जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक ब्लड जो है वो उसको जो भी सारा सर्कुलेशन होता है वो माँ की जो ओनाल जिसको कहते हैं अपने ओवल नाल जो होती है उससे मिलता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बर्थ होता है, जन्म लेता है, तो उसको काट दिया जाता है ओवल नाल को और बच्चा क्राई करता है। क्राई करते ही फर्स्ट ब्रीथ आता है और उसकी खुद की ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है बॉडी में। वो यानी ओनाल कट करने से रोता है? ओनल कट नहीं, जैसे बच्चा सांस लेगा, फर्स्ट पहली ब्रीथ लेगा तो क्राई करेगा बच्चा। और अगर तो बेबी रोया नहीं तो? अगर रोया नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन शुरू नहीं होगा, क्योंकि हार्ट बीट नहीं कर पाएगा ऐसे में। या हार्ट बीट भी कई बार आ जाती है कई केसेस में, लेकिन बच्चा क्राई नहीं करता तो ब्रेन एक्टिव नहीं हो पाएगा। और सारा का सारा खेल जो होता है वो ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने का होता है। तो यानी कि जो इस नहीं रोता उसे इसलिए मारते हैं कि वो रोने लग जाए या फिर ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाए। इसको टैक्टाइल स्टिमुलेशन कहते हैं कि अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो थोड़ा सा उसको फिजिकली जैसे पीठ पे थपथपाना या उसकी छाती को रब करना उससे, ताकि बच्चे को क्राई आए स्टिमुलेशन से। ओके। और सर जैसे आजकल बच्चे जैसे ही होते हैं तो उनके पेरेंट्स या फिर दादा दादी, नाना नानी, कोई भी है, वो वीडियो कॉल जरूर करते हैं कि हमें भी दिखा दो, क्योंकि परमिशन नहीं होती सबको हॉस्पिटल में आने की, है ना? ठीक है। तो जब वीडियो कॉल से बेबी को दिखाते हैं, वैसे तो फोन के अंदर से जो रेज आती है वो हमारे लिए कितनी हार्मफुल है। ठीक बात है। तो वो बेबी के लिए भी हार्मफुल है? हाँ, नो डाउट हार्मफुल है। तो उन्हें दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? मुझे देखो कैसा है कि बात ठीक है कि नहीं दिखाना चाहिए आइडियली, लेकिन अगर हम एक कल्पना करें इस वर्ल्ड की, तो हमारे सबकी पॉकेट्स में मोबाइल रखे हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं रेस से घिरे हुए हैं सबके आसपास। अगर हम जिस चीज़ को हम कहते हैं रेडिएशंस हैं, तो वो सबके आसपास हैं। अगर हम नहीं भी दिखा रहे हैं तो भी बच्चा तो रेडिएशन में तो है ही है। और होता क्या है कि पेरेंट्स की वो खुशी होती है उस दौरान, मतलब आदमी का जब बेबी का बर्थ होता है तो परिवार में खुशी का माहौल होता है। तो ठीक है, वो उसको शेयर कर रहे हैं खुशी को अपनी। अच्छा, पहले क्या होता था कि साहब जैसे पहले कभी चिट्ठी लिखते थे या टेलीफोन करते थे या टेलीग्राम करते थे,
लेकिन अब अपने पास टेक्नोलॉजी की ये सुविधा है कि हम कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी अपना रिलेटिव है, फ्रेंड है, तो उसको हम तुरंत दिखा सकते हैं। तो खुशियाँ शेयर करते हैं सब अपनी, और ठीक है, ये रहेगा। हम टेक्नोलॉजी की एडवांटेज ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ये ठीक है। ओके। और जो कभी कभी बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से या फिर कभी कभी पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो मदर है वो अपने बेबी को फॉर्मुलेटेड मिल्क पिलाती है, तो वो सही है या गलत है? देखिए, जितने भी फार्मूला मिल्क आते हैं बाजार में, वो फार्मूला मिल्क के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि मदर मिल्क इज बेस्ट। मतलब वो फार्मूला मिल्क भी ये चीज टैग करके बेच रहे हैं अपने आप को कि माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है, बेस्ट है। हाँ। तो नो डाउट कि मदर मिल्क का कोई उससे बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है बेबी के लिए। अच्छा, लेकिन आजकल के टाइम में क्या होता है कि जैसे मदर वर्किंग है, कई बार जैसे सिंगल फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है, तो ऐसे में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क जो है प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ना चाहते हुए पेरेंट्स को कई बार क्या होता है कि टॉप फीडिंग या जिसे कह सकते हैं हम डब्बे से फीड करवाना पड़ता है। कई बार केसेस में क्या होता है कि ठीक है, कुछ मदर्स को प्रॉपरली फीड आ नहीं पाता है, तो ऐसे में फिर वो टॉप फीडिंग या जिसको कह सकते हैं आप ये बॉटल फीडिंग ये करवाते हैं। बट जैसे जो फॉर्मुलेटेड मिल्क आता है वो केमिकल का होता है ना कहीं ना कहीं? देखिए, गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड सेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो भी फार्मूला मिल्क आते हैं, वो उनको एक निर्धारित जो मापदंड है उनको पूरा करेंगे तो ही वो गवर्नमेंट पास करेती है। ओके। तो ठीक है कि उनमें होता मिल्क पाउडर ही है, लेकिन अगर हम कहें कि हाँ बेस्ट है, तो बेस्ट तो नहीं है, बेस्ट तो मदर मिल्क ही होता है। और जैसे जो फॉर्मुलेटेड मिल्क है, तो हम उसकी जगह जैसे जो हमारी गाय भैंस मतलब ये वाला मिल्क पिला सकते हैं? देखिए, प्रैक्टिस में तो कई तरह के दूध चलते हैं हमारे। मदर मिल्क हो गया, इसके साथ में अगर वो नहीं आ रहा है माँ का दूध, तो इसके अलावा लोग गाय का, बकरी का, भैंस का दूध प्रेफर करते हैं। आइडियली नहीं रहना चाहिए, माँ का दूध ही बेस्ट होना चाहिए। लेकिन गाय का दूध हम जो है मोस्ट कॉमनली देखते हैं कि जहाँ माँ का दूध कई बार अगर अपने नहीं आ रहा है या ऊपर का दूध पिला रहे हैं लोग, तो गाय का दूध बहुत प्रेफर करते हैं। गाय के दूध से जुड़ी हुई कई बीमारियाँ भी होती हैं जो बच्चों में होती है। मोस्टली काउ मिल्क एलर्जी कॉमन रहती है, जो कि उसकी वजह से वो थोड़ा हैवी भी तो होता है ना गाय का दूध इनका मदर मिल्क से? नो डाउट मदर मिल्क से तो थोड़ा हैवी रहेगा। देखो, लेकिन होता क्या है कि अगर हम सोचें अपने आप को पेरेंट की जगह पर रख के देखें, तो चाहता कोई भी नहीं अपने बच्चे को, अगर किसी के बच्चा डिलीवर हुआ है, बेबी हुआ है, तो हर आदमी ये चाहेगा कि अपने उसको उसकी माँ का दूध मिले। लेकिन इंसान को तभी कराना पड़ता है, या कोई भी फैमिली तभी उसको ऑप्शन चुनती है, सेकंड ऑप्शन, जब वो अवेलेबल नहीं होता। माँ का दूध कम आ रहा है, माँ को कोई बीमारी है या कोई मेडिसिन चल रही है, तो ऐसे में हम जो है सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं। तो जो बेबीज अपनी मदर का मिल्क नहीं मतलब पी पाते, उनको नहीं मिल पाता, वो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है शायद, है ना? खाली इम्यूनिटी नहीं, बाकी की भी बहुत तरह की दिक्कतें रहती हैं। मदर मिल्क जो होता है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि पेट भरने के लिए ही होता है बच्चे के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि माँ का दूध बॉडी बिल्टअप में बच्चे को हेल्प करता है। अच्छा, इवन मदर के लिए भी बेनिफिशियल होता है कि कई सारी डिजीज़ से मदर को भी बचाता है अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, मदर और बेबी। जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे मदर मिल्क बैंक भी होता है ना? हाँ, मिल्क बैंक तो जैसे फिर भी उसमें अगर आप जैसे अपना दूध डोनेट कर सकते हैं और वहाँ से ले भी सकते हैं, ले सकते हैं। तो वो डोनेट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि शायद वो एक टाइम पीरियड होता है ना कि एक टाइम पीरियड में खराब हो जाएगा, तो कैसे क्या होता है? देखिए, होता क्या है, कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर NICU जिनको उनकी नर्सरी कहते हैं बेबी के लिए, वो रन करती हैं। तो वहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चे को माँ का दूध मिले। कई कंडीशंस में जिन मदर्स को फीड मिल्क नहीं आ रहा है या जो बच्चा जो है वो माँ के पास नहीं है, तो उसमें डॉक्टर्स देख लेते हैं कि अगर मदर मिल्क है या इजीली अवेलेबल नियर बाई किसी बैंक से अवेलेबल है, तो वो फीड करवाते हैं माँ का दूध। उसके अंदर होता कैसा है कि जैसे जिस किसी ने भी मदर ने मतलब दूध दिया है, तो उसको रेफ्रिजरेटेड रखा जाता है। कंटेनर्स जो होते हैं वो स्टेराइल कंटेनर्स होते हैं, जिनके अंदर चांसेस कम से कम होते हैं कि इन्फेक्टिव दूध में मतलब इन्फेक्शन आए। हाँ, लेकिन फिर भी यह है क्योंकि मिल्क है तो एक टाइम पीरियड होता है उसके लिए, तो कोशिश यही की जाती है कि जो जितना जल्दी से जल्दी कंज्यूम हो सके या बच्चे को दे सके वो किया जाए। यानी कि वो सारा मिल्क लाइक जैसे एक कंटेनर में कंटेन करके रखते हैं। हाँ, अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। अच्छा, अलग अलग कंटेनर्स होते हैं जो मदर को दिए जाते हैं, जो अपना मिल्क डोनेट करना चाहते हैं, तो वो डोनेट करती है और उनको अलग अलग रख दिया जाता है, डेट एंड टाइम के साथ मेंशन करके। और क्या ये बात सच है कि जो जैसे लाइक
कि एक फीमेल को दूध नहीं आ रहा, बट जो उसका बेबी है, अगर जैसे साथ में कोई और प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका दूध उस बेबी को पिला सकते हैं। प्रेगनेंसी में तो देखिए अगर हम सोचें कि भाई कोई सेकंड प्रेग्नेंट लेडी है, हाँ, उसको मिल्क आएगा, तो ऐसा तो नहीं होता। प्रेगनेंसी के बाद ही नहीं मिल्क रहेगा। सॉरी, क्वेश्चंस आप समझ, मैं थोड़े मैं शायद बोलने में दिक्कत हो गई। मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक एक न्यू बॉर्न बेबी है जी, अगर उसकी मदर के मिल्क नहीं आ रहा है तो वो किसी और मदर का मदर से मिल्क ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल मिल्क ले सकते हैं। मदर जो मिल्क बैंक होते हैं उनमें यही होता है उनके अंदर कि किसी भी जो मदर लैक्टेटिंग वुमेन है वो अपना दूध डोनेट करती हैं, उसको स्टोर करते हैं और किसी दूसरे बच्चे के काम में लेते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हैं। बट आजकल जैसे बेबीज को वो प्रॉब्लम भी हो रही है ना दूध से कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किसको हो रही है? लैक्टोज इंटॉलरेंस देखिए जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर एक तरह की शुगर होती है, लैक्टोज जिसको कहते हैं अपने। तो वो कई बार क्या होता है कि जो अपने जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, जो आहार नाल होती है, उसके अंदर एक पाचन अंग होता है उसको, जो लैक्टोज को पचाने के लिए। लेकिन कई बार जैसे लंबे टाइम तक दस्त अगर बच्चों में रहते हैं या जन्मजात ही कई बार वो बनता नहीं है वो, तो उसकी वजह से वो दूध का जो नॉर्मल लैक्टोज वाले मिल्क होते हैं उनका पाचन नहीं हो पाता, इस वजह से तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं उसमें। और ऐसी कंडीशन में लैक्टोज फ्री मिल्क आते हैं, वो दिए जाते हैं बच्चे को, या लैक्टोज फ्री फूड जो होता है वो अपने प्रेफर करते हैं। मिल्क मतलब मैं समझा नहीं। कई सारे दूध आते हैं, हाँ। जैसे जो बाजार में जो नॉर्मल जैसे मिल्क पाउडर आते हैं, उसी तरह के लैक्टोज फ्री मिल्क भी आते हैं। तो उन कंडीशन में जहाँ लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है, बच्चे को लैक्टोज वाला मिल्क नहीं पच रहा है, उसको पीते ही बच्चा दस्त कर रहा है, तो ऐसे में लैक्टोज फ्री मिल्क दिया जाता है उसको। अच्छा, वो मिल्क दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चा उसको टॉलरेट करता है और जो डाइजेशन होता है वो नॉर्मल आने लगता है। ओके। और जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी, वो सबको अच्छा लगता है, सब उसे लाड प्यार करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग उन्हें किस करते हैं, तो वो किस करना सही है या नहीं है? किस करना बहुत ज़्यादा तो सही नहीं होता है, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि किसको इन्फेक्शन हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, या हमें अगर कोई वायरस हमारे अंदर आ गया है तो हो सकता है कि हमें कल या परसों उसका लक्षण आए लेकिन हम इन्फेक्टिव हों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चे जो होते हैं, स्पेशली अगर कम वज़न का बच्चा है, समय से पहले हुआ है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जैसे ही अगर हम मान लीजिए घर पे जा रहे हैं तो घर जाते ही बच्चे को गोदी में ना लें, सबसे पहले अपने कपड़े बदलें, हाथ पैर धोएं, मुंह धोएं, और उसके बाद बच्चों को लें गोदी में। छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर उनका रहता है कि जैसे घर में छोटा बेबी है तो उसको किस करना, उसके पैर गोदी में लेना, तो ठीक है, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का मन करता है छोटे बच्चे को लेने का, बट यही है कि हमें हाइजीन का, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ केयर करनी चाहिए बेबी। ओके। और जैसे आजकल जो बच्चे हैं, जैसे बेबी रोया तो उसे चुप कराते हैं, अगर नहीं होता है तो आजकल के पेरेंट्स की ले बेटा फोन ले ले, ले बेटा फोन ले ले, फिर वो अपने शॉर्ट्स रील्स वो कुछ भी चलाते रहते हैं ना, तो ये चीज सही है या नहीं है? यार मोबाइल तो देखिए ओवर यूज हर चीज का गलत होता है, बट वो तो बेबी है सर, वो छोटा सा है, 1-2 साल के आजकल बेबी को दे देते हैं, तो वहां पर तो मुझे लगता है कि देना ही नहीं चाहिए। आपकी बात से सहमत हूँ कि आजकल पेरेंट्स जो हैं वो खुद भी अपने आप से बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत होता है, बहुत गलत है। मोबाइल का ज़्यादा यूज़ बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है और बच्चों को तो नो डाउट बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उससे। बच्चे की सबसे पहले तो एक तो कंसंट्रेशन चली जाती है, क्योंकि वो जैसे रील जो होती हैं जिनको बार बार 1 मिनट की रील होती है जिसको बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, तो वो बच्चा कभी भी ध्यान अपना एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाएगा, हर 1 मिनट में उसका कंसंट्रेशन बदल रहा है। बिल्कुल। इसके साथ जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहेंगे, क्योंकि बच्चों की आंखें जो होती हैं वो हमारी तरह मैच्योर नहीं होती हैं, परिपक्व, तो उसके लिए स्क्रीन टाइम आइडियली कहते हैं कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम या 2 साल से छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं देखना चाहिए उनको। और जो बड़े बच्चे भी होते हैं उनमें आधा घंटे का स्क्रीन टाइम मैक्सिमम रहना चाहिए। लेकिन आजकल जो मॉडर्न सिनेरियो हो रहा है हमारा कि स्क्रीन टाइम चाहे वो टीवी हो या मोबाइल, वो कई कई घंटे का हो रहा है, तो नो डाउट इसकी वजह से बच्चों में मेंटली और दिक्कतें बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कई सारी बीमारियां होती हैं साइकोलॉजिकल, जैसे एग्रेशन कह सकते हो आप, गुस्सा बच्चों में बहुत बढ़ता है उसको लेकर के। इवन पी केसेस में ऑटिज्म करके बीमारी होती है। ये क्या होता है? वो भी ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं जो कि एक तरह से एक विकार हो जाता है, मानसिक विकार होता है, ऑटिज्म जिसको कहते हैं, मतलब कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो वो बच्चे मोबाइल, मतलब उसके पीछे हालांकि और दूसरे फैक्टर भी होते हैं, लेकिन मोबाइल एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है उसके पीछे। तो इन चीज़ों के लिए पेरेंट्स को अपने नो डाउट ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को कम से कम देना चाहिए और खुद बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा देना चाहिए।
और इससे उनका शायद ब्रेन डेवलपमेंट भी धीरे होता है ना? ब्रेन डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है, बिल्कुल ब्रेन डेवलपमेंट धीरे होगा। जो अदर जो बच्चे हैं उनके थ्रू, मतलब उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो फिर वो थोड़े वीक हो जाते हैं। कोई भी बच्चा अगर वो फिजिकली एक्टिव है, हाँ हाँ, जो कि मोबाइल नहीं देख रहा है, स्क्रीन टाइम जिसका 0 है, टीवी नहीं देख रहा है, तो वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर रहेंगे किसी भी कंडीशन को फेस करने के लिए, बजाय उस बच्चे के जो कि मोबाइल या टीवी देख रहा है। और आजकल तो जैसे पेरेंट्स, अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो ले बेटा फोन देखो आप, और फोन देखते देखते उसको खाना खिलाते हैं। नो डाउट। तो वो जो खाना खा रहे हैं वो उनके गुण भी करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल सही बात होती है, क्योंकि ये अक्सर हर मोस्टली हर दूसरे घर में होता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा तो पेरेंट्स जो है अपना मोबाइल दे देते हैं कि आप वो देख के और खिलाना ईजी लगता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे को पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या खा रहा हूँ, खाया भी है नहीं खाया। तो बच्चे को उस चीज़ का कभी भी स्वाद कभी नहीं पता चल पाएगा, उस चीज़ का ही नहीं पता चलेगा कि मैं दूध पी रहा हूँ या दाल खा रहा हूँ या रोटी खा रहा हूँ, तो वो कभी भी फूड हैबिट्स अच्छी डेवलप नहीं कर पाएगा बच्चा। तो इसलिए कहते हैं कि ये चीज़ों की बजाय अगर बच्चा भाग दौड़ करके खा रहा है, खेलते हुए खा रहा है, तो उस पर खिलाओ। टाइम ज़रूर ज़्यादा लगेगा उसमें, लेकिन एटलीस्ट जो खाना हम खिला रहे हैं वो प्रॉपर उसके गुण आ पाएंगे और बच्चे को पता चलेगा कि मैं खा क्या रहा हूँ। और जैसे अभी आपने बोला ना कि भाग दौड़ के जो बच्चे खाते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो आजकल के जो पेरेंट्स वो बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देना चाहते कि बेटा मिट्टी में हो जाओगे, इधर आ जाओ। तो वो चीज़ मुझे लगता है आई थिंक गलत है, क्योंकि मिट्टी में भी खेलना चाहिए, क्योंकि हम भी उनमें खेल के बड़े हुए हैं। देखिए इंडियन सिनेरियो में तो हमारे इस तरह के बच्चे बिल्कुल हमारी जनरेशन जो है वो सारे के सारे इसी तरह के थे। हाँ। कि भाई जहाँ खुले में खेलना है, मैदानों में खेलना है, मिट्टी में खेलना है, कॉमन चीज़ें थी ये। आजकल थोड़ा सा ये हो गया है, ये चीज़ें कह सकते हो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से ज़्यादा रही हैं कि थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, साफ स्वच्छता होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि उनको जैसे कह सकते हैं कि प्ले टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, बच्चों को खेलकूद होना चाहिए, और खेलकूद के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती है मैदान कह लो, मिट्टी कह लो, मतलब वो रहती है, तो एक एक्सपोजर रहना चाहिए बच्चों का उसके लिए। बट आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बेटा मिट्टी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, घास में खिलाओ, आप गार्डन में खिलाओ उनको जहाँ मिट्टी ना लगे बच्चों को, लेकिन खेलना चाहिए, फिजिकली बच्चों को एक्टिविटी रहनी चाहिए। ओके। और जैसे मोबाइल देखने से बच्चों में ऐसा भी होता है कि वो उनकी ब्रेन पावर कम होने की वजह से वो मतलब लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी केसेस में रहता है मोहित ये बात कि जो बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, वो डिलेड स्पीच एक उनके अंदर रहता है। वो कह सकते हो कि आप कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होने से है, या ब्रेन जो है वो उस तरफ डाइवर्ट ज़्यादा रहता है कि बच्चा जो है वो शब्द प्रॉपर नहीं सीख पाता है, या जो हम मोबाइल दिखा रहे हैं, जैसे कार्टून जो देखते हैं, तो वो बच्चे उसी स्टाइल में या उसी ढंग से बोलना शुरू करते हैं, वो जो क्लियर शब्द होते हैं वो नहीं बोलते हैं। तो नो डाउट कि ज़्यादा मोबाइल देखना डिलेड स्पीच के पीछे कारण है, इसमें कोई शक नहीं। और चाइल्ड ओबेसिटी का कारण भी कहीं यही तो नहीं है? चाइल्ड ओबेसिटी हर तरह से रिस्पॉन्सिबल है, स्क्रीन ज़्यादा देखना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, या हमारे खाने के अंदर जो है इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आना, जो फास्ट फूड है, जो ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा आना उसके पीछे कारण ज़रूर है। ओवरऑल ये कह सकते हो क्योंकि सिटीज़ बड़े होते जा रहे हैं, हमारे प्ले एरिया कम हो रहा है बच्चों के पास, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है। और क्या क्या रीजंस है, मतलब इन स्क्रीन टाइम के अलावा और जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी के अलावा, कहीं जेनेटिक्स वगैरह थोड़ी है ओबेसिटी के लिए? आप कह सकते हैं जेनेटिक कहीं ना कहीं मैटर करती है, जो ओबेसिटी के लिए होता है। आपने देखे होंगे कई फैमिलीज़ के अंदर जहाँ ओबेसिटी ज़्यादा है तो वो फैमिली में रन करती है, तो नो डाउट जीन फैक्टर मैटर करता है ओबेसिटी में। बट सर क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि लाइक जैसे मदर फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सब लाइक सबको ओबेसिटी थी, सब मोटे थे, बट अब जो जनरेशन आ रही है उसको मतलब चेंज कर सकते हैं कि वो तो कम से कम फिट हो? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। उससे भाई एक तो क्या है कि हम हेल्दी फूड के बारे में बच्चों को जागरूक करें। सबसे पहले तो पेरेंट्स को बताएं कि बच्चों को अपने क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। दूसरा, बच्चे का जो प्ले टाइम है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, एज के अकॉर्डिंगली, जिस एज का बच्चा है, चाहे वो साइकिलिंग कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, किसी स्पोर्ट्स में है, स्विमिंग कर रहा है, किसी भी तरह से फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। और साथ में खाने पीने का जो हम ये जो फास्ट फूड या जो इस तरह की चीज़ें देते हैं, इनको कम करें। तो नो डाउट कि इससे हम बच्चों को सेहतमंद ज़्यादा बना पाएंगे। और जो बेबीज़ को आजकल हम खाने में भी, खाने के बारे में आएंगे, पहले थोड़ा ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं कि
जैसे ऐड आते हैं कि मेरे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब ये मुझे हराएगा। फिर कोई प्रोडक्ट का ऐड आता है कि आप दूध में मिला के ये पिलाइए, आप ये ड्रिंक दीजिए अपने बेबी को। तो वो ड्रिंक्स, वो हेल्दी ड्रिंक्स क्या सच में हेल्दी है? या देखो, ये तो बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। जितने भी जो आप कह सकते हो मार्केट में जो प्रोटीन पाउडर्स या जो ये हेल्दी ड्रिंक्स के नाम से आ रहे हैं, इनके अंदर पहली चीज़ तो कंटेंट कितने हैं ये प्रॉपर हमें देखना चाहिए। हमारे पास जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रॉपर चेक करना चाहिए कि जो लिखा हुआ जो दे रहे हैं वो है या नहीं है कंटेंट उसमें। अच्छा, दूसरा, थोड़ा सा लंबे टाइम की स्टडीज़ इनकी कम है भी कि ये जो प्रोटीन पाउडर्स रहते हैं इनका लॉन्ग टर्म में कितने इफेक्ट हैं बच्चों के ऊपर। बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स या और भी जो कुछ एक हैं जो बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, उनके लॉन्ग टर्म पे मतलब 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद जा करके उन बच्चों पे क्या इफेक्ट हैं, ये स्टडीज़ अभी बहुत कम है। क्योंकि अभी तो वो प्रोडक्ट स्टार्ट हुए हैं। नहीं कह सकते, काफ़ी टाइम हो गया। बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स आते हुए मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए होंगे या शायद ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा। तो फिर उनका डेटा तो होना चाहिए, मतलब हाँ, ये डेटा होना चाहिए कि उन प्रोडक्ट्स के लंबे टाइम को लेने के बाद अब जो बच्चे हैं जिनकी अब एज 30-40 साल हो चुकी है, तो उन पर क्या असर रहा है, उनकी कंडीशन कैसी है, उन पे क्या हेल्थ इफेक्ट्स रहे हैं, ताकि इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम ज़्यादा जान पाएँ कि भाई किस तरह से। बट इनके बारे में ऐसा कहा जाता है ना कि ये आपको कहीं ना कहीं मतलब हार्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जैसे आपने भी बोला ही है कॉम्प्लेन के लिए, हॉर्लिक्स के लिए, तो इसमें ऐसा होता है कि लाइक हाइट बढ़ेगी। बट कभी कभी ऐसा होता है जो पी रहा है ना उसकी नहीं बढ़ती, बाकी जो नहीं पी रहा है उसकी बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं। देखो, क्लेम करते हैं, स्टडीज़ हैं इनके पास इसलिए क्लेम करते हैं कि क्योंकि प्रोटीन कंटेंट होते हैं और भी चीज़ें होती हैं इनके अंदर, विटामिन्स और ये रखते हैं, तो इनके पास स्टडीज़ हैं इसलिए ये क्लेम करते हैं कि साहब इतनी डोज में देने से इतने टाइम तक, और बहुत ज़्यादा हाइट का क्लेम नहीं होता, 1 या 2 सेंटीमीटर का ही रहता है, और इसकी स्टडीज़ हैं उनके पास, तो वो लोग क्लेम कर रहे हैं, उनके पास स्टडीज़ हैं इसलिए क्लेम कर रहे हैं, तो इसलिए क्लेम कर रहे हैं उसको, और नो डाउट इसीलिए पेरेंट्स काम में लेते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि कई सारी चीज़ें सिर्फ ऐड के नाम पर बिकती हैं। कि उनका ऐड कोई अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े स्टार कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा मात्रा में ऐड चल रहा है उनका, तो इस पर भी डिपेंड करता है ये बातें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हम काम में ले रहे हैं तो उसके स्टडीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो चीज़, तो हमें लॉन्ग टर्म में पता होना चाहिए कि उनका असर कैसा आया अपने बच्चों पे। और ऐसे ही जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं ना, उनके लिए, क्योंकि 6 मंथ्स तक तो मदर मिल्क ही उनके लिए सही होता है ना जी। बट उसके बाद में हम धीरे धीरे कुछ खिलाना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें आजकल जैसे ड्रिंक्स की बात की मैंने, ऐसे ही खाने में भी चीज़ें आती है। लाइक जैसे 1-2 नेम लूँ तो जैसे सेरेलैक, कि जिसमें ऐसा होता है कि आपको मतलब जो भी प्रोटीन जो भी बेबी को चाहिए वो सब उसमें है जी, उनकी एज के अकॉर्डिंग जी। तो वो क्या सच में सही होता है वो फूड? देखिए कैसा है, हम 6 महीने के ऊपर जो है दूध के अलावा बाकी की चीज़ें शुरू करते हैं जो सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में शुरू होते हैं। सबसे पहले लिक्विड आते हैं, दूध के अलावा जो लिक्विड होते हैं, उसके बाद फिर सेमी सॉलिड फॉर्म, देन सॉलिड फॉर्म। अच्छा, सेरेलैक जो है एक ये प्रिपेयर एक तरह से दलिया है जो हम घर में अपने खिलाते हैं बच्चों को। वो थोड़ा सा फोर्टिफाइड होता है, फोर्टिफाइड मतलब इन द सेंस कि उसमें आयरन हो गया या कोई और प्रोबायोटिक हो गया, वो मिक्स करके दे रहे हैं। कंटेंट वही है उसके अंदर, गेहूं हो गया या कोई चावल का आ गया, तो है वो व्हीट बेस या बट है तो सर वो पैकेज फूड ही कहीं ना कहीं है ना। हाँ, नो डाउट पैकेज फूड है। और हमारे पास अभी थोड़े दिन पहले एक डाइटिशियन आई थी, उन्होंने कहा था कि पैकेज फूड कोई सा भी हो वो आपके लिए हार्मफुल है, वो आपके लिए सही नहीं है। नो डाउट, बिल्कुल ठीक बात है ये कि कोई भी पैकेज फूड है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जा रहा है, जो प्रिजर्वेटिव जिनको हम कहते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव कहीं ना कहीं, अच्छा, कई सारे प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी कंट्रीज़ में बंद हैं लेकिन इंडिया में काम में लिए जा रहे हैं, तो वो कितना असर डाल रहे हैं और नुकसान तो करते होंगे। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पैक्ड फूड को जहाँ तक हो सके अवॉइड करो आप। लेकिन अगेन हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है, या कह सकते हो कि पेरेंट्स जहाँ सिंगल पेरेंट हैं, जो जॉब करते हैं दोनों मदर फादर, वहाँ पर टाइम की कमी की वजह से वो दलिया प्रिपेयर करना या इस तरह का चीज़ें कम हो पाती हैं, तो वो फिर इस तरह के जो सेरेलैक या और दूसरे प्रोडक्ट हैं उनको कंज्यूम करते हैं। तो ठीक है, जैसे ये तो एक तरह से हम बोल सकते हैं पैकेज फूड है, तो मतलब हार्मफुल है बच्चों के लिए। तो आप अब जो 6 महीने का बेबी हो गया उसे लाइक 1-2 साल तक क्या क्या खिलाना चाहिए, आप वो चीज़ें बताइए।
देखिए वेनिंग विनिंग जिसको कहते हैं हम कि भाई टॉप फीडिंग ऊपर के दूध ऊपर का जो खाना पीना शुरू करना, एक 6 महीने कट ऑफ मानते हैं कि 6 महीने तक हम माँ का दूध पिलाएं बच्चे को, और उसके अलावा फिर हम उसके बाद 6 महीने के ऊपर बाकी की चीज़ें शुरू करें एक एक करके। तो सबसे पहले जो एडवाइजेबल होता है कि सब लिक्विड जो है आप वो शुरू करें। लिक्विड में के अंदर जैसे हमारे घरों में दाल बनती है, दाल का पानी, चावल का पानी, जूसेस आ गए जिनको छान के दे सकते हैं हम, तो ये करते हैं। धीरे धीरे फिर हम सेमी सॉलिड फॉर्म में जाते हैं। खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, या फ्रूट्स हो गए जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बनाना, मैंगो, इस तरह की चीज़ें। और फिर इन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे गाढ़ा करते जाना है। जैसे दाल के पानी की जगह आपने दाल ही पिलानी शुरू कर दी, तो इस तरह की चीज़ें रखें। डाइट हमेशा बैलेंस डाइट और मिक्स डाइट रखनी चाहिए। मतलब बच्चे को कार्बोहाइड्रेट भी जाए, प्रोटीन भी जाए, जो भी लिक्विड्स जो होते हैं वो भी रहें उसके डाइट में, आयरन कंटेंट भी जाएँ, विटामिन्स भी जाएँ। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ खिलाना चाहिए और मिक्स डाइट ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। अच्छा, डाइट में बच्चों को हमेशा होता है कि अगर आप कभी भी रहता है कि एक चीज़ लंबे टाइम तक दे रहे हो बच्चों को, तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं मोनोटोनस खाने से। तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बदल बदल के देते रहें चीज़ों को, टाइम बदलते रहें खाने का, और चीज़ों का कंटेंट हो गया, टेस्ट हो गया, वो थोड़ा सा चेंज करके देते रहें, तो बच्चा थोड़ा ज़्यादा खाने के लिए इच्छुक हो जाता है उसमें। और जैसे खाने की बात चल रही है तो एक अपने ट्रेडिशन में है वो चीज़ कि जैसे ही बेबी होता है ना, उसे कुछ खिलाया पिलाया जाता है। मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, जो बच्चा पैदा होता है तुरंत उसके बाद कई बार वो कहते हैं कि उसको घुट्टी देना, दादा दादी नाना, कौन देता है? देना नहीं चाहिए, नहीं देना, सही नहीं होता है ये। क्योंकि जहाँ हम कह रहे हैं कि भाई आइडियली 6 महीने तक माँ का दूध ही होता है, तो वो दूध तो नहीं है। और डाइजेशन उसका इतना स्ट्रांग नहीं होता बच्चे का कि वो पचा पाए। कई बार वॉमिट हो जाती है उसकी वजह से, कई बार बच्चे उसको प्रॉपर्ली गटक नहीं पाते हैं, स्वेलो नहीं कर पाते हैं, तो एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, क्या आप पिलाते हैं? अलग अलग फैमिलीज में अलग ट्रेडिशन होते हैं। कई लोग बाग हींग वो शहद चटाते हैं, कई लोग बाग कोई गुट्टी के रूप में कोई पानी या कुछ दूध ऊपर का दे देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। लिक्विड फॉर्म में देते हैं, लिक्विड फॉर्म, यानी कि जो आजकल मतलब जो अपने ट्रेडिशन एक तरह से जो कि लाइक घुट्टी दे रहे हैं जो भी है ना, पापा, चाचा, मामा या फिर कोई भी XYZ, वो नहीं देना चाहिए। आइडियली नहीं देना चाहिए, आइडियली नहीं देना, क्योंकि उससे बच्चे को कुछ नुकसान रह सकता है। बट सब देते हैं लेकिन फिर भी देते हैं सब। और उसके बारे में ऐसा कहा गया कि जिसकी गुट्टी दोगे ना उसके जैसा होगा, उसके जैसा बन जाएगा। ये होता है, सच होता है, ट्रेडिशन है। मतलब वो चीज़ सच है क्या? कि ये डिपेंड करता है कि कैसा बनाना चाहते हो आप, या जैसी आप बच्चे को परवरिश देना चाहते हो, बच्चा वैसा ही बनेगा जैसी परवरिश रहेगी। अच्छा, वो तो परवरिश पे डिपेंड करेगा, गुट्टी देने से कुछ नहीं होगा कि ले बेटा गुट्टी का ले इसके जैसा हो जाएगा। कहते हैं ना कि बच्चा जो होता है वो प्लेन पेपर होता है, कोरा कागज है। आप उस पर जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हो। वो तो है ही। तो आप जैसा परवरिश करोगे बच्चे की, बच्चा वैसा बनेगा। क्योंकि फिर वो बड़ा होकर बदमाशी करता है, ये तो उस पे गया, इसको उसकी गुट्टी है। ये रहता है, ये हमारी सोसाइटी में कॉमन है। और ये बातें रहेंगी, आप इनको चेंज इतना नहीं कर सकते, क्योंकि ये आम जनमानस की धारणा है एक तरह से, तो आप इसको नहीं बदल सकते इतनी आसानी से। तो सर, हम जैसे कि इतनी देर से बातें कर रहे हैं ना बेबीज के बारे में, तो स्क्रीन टाइम के बारे में बात की हमने, तो वो तो उन्हें यूज ही नहीं करना चाहिए। बट जैसे जैसे बेबी बड़ा हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल का हो गया है ना, तो उनको जो वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं, पता नहीं कैसे फोन उनको चलाना भी आता है। फोन जी, पता नहीं भगवान ने करके भेजा है, आता है ना उन्हें चलाना। फोन निकालते हैं, चलाते हैं, गेम भी डाउनलोड होता है और वो गेम भी खेलते हैं जी। तो उन्हें गेम खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? गेम खेलने चाहिए, लेकिन गेम आप ग्राउंड पे खेलो, बजाय मोबाइल वाले गेम नहीं खेलने चाहिए। मोबाइल वाले गेम नहीं खेलने चाहिए। कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है उसमें। कोई भी जो आप गेम, वीडियो गेम खेल रहे हो, चाहे वो टीवी पे हो या उससे बड़े स्क्रीन पे हो या मोबाइल पे हो, बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ गेम खेले जाते हैं, तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगती है। आँखें जो होती हैं वो थकती भी हैं उसके अंदर, और आईसाइट वीक होने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और अगर बच्चे के फिर बचपन में ही चश्मा चढ़ जाए तो फिर वो, हाँ, इसीलिए अब क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए जो कम एज में या छोटी एज के अंदर चश्मे लगने का है, ये बच्चों में बढ़ रहा है। आईसाइट वीकनेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है बच्चों में। ठीक है, वो अगर फ़ोन देखेंगे तो ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें रहेंगी। और अब खाएंगे तो उनके अब दांत आ रहे हैं, दांत भी खराब होंगे। तो अब दांत खराब हो रहे हैं तो उनको ब्रश कब करना चाहिए और कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए? आइडियली यार, जो ब्रशिंग जो एज होती है अबाउट 2 ईयर कहते हैं, तो उसके अंदर शुरुआत में पेरेंट जो होते हैं वो क्लीनिंग खुद कर सकते हैं। छोटे फिंगर ब्रश आते हैं आजकल बच्चों के लिए, और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा एज 4, 5, 5 प्लस पहुंच जाता है, तो वो अपने आप भी धीरे धीरे उसको हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं।
ब्रशिंग या जो टंग क्लीनिंग होती है वो कई बार पेरेंट्स वैसे भी कपड़ा जैसे लेकर के और जीभ साफ कर देते हैं बच्चे की, तो ये ठीक है, ये इस टाइम पे रहता है, 2 ईयर प्लस पे रिकमेंडेड होता है। और 5 साल के ऊपर फिर वो ब्रश देना बच्चे को या क्लीन करना, इस तरह से रखते हैं दांतों से। और बच्चे अगर हेल्दी फूड खाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, बट जंक फूड जब पेरेंट्स खा रहे हैं तो फिर बच्चे तो कहाँ जाएंगे, है ना? नो डाउट, बिल्कुल। तो जंक फूड बेबीज के लिए, बच्चों के लिए कितना हार्मफुल है? जंक फूड पहली चीज़ तो ये है कि कहाँ प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि आजकल हमने जैसे देखा है कि हम जयपुर शहर में रह रहे हैं, पिछले करीबन आपको याद होगा साल भर पहले कई एक वो ड्राइव चली थी कि कई सारे रेस्टोरेंट्स, होटल कई सारे ढाबे चेक हुए थे, कई सारी बेकरी चेक हुई थी और सब जगह गड़बड़ी मिली थी, सब जगह। तो वो कंज्यूम तो आम आदमी कर रहा है उस खाने को, जो भी खा रहा है, तो नो डाउट कि हम जो भी खा रहे हैं बाहर से लेकर के कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है उसमें। अच्छा, जंक फूड में चाहे हम उसको पिज़्ज़ा कह लें, चाहे बर्गर कह लें, या और कोई भी जो आता है, आपका पास्ता हो गया, चाउमीन हो गया, तो बच्चे बच्चे सॉस बड़ा खाते हैं सर। सॉस पता नहीं उनको क्या है कि सॉस तो पूरा खा जाएंगे ऐसे ही, मतलब सूखा ही सॉस चलने दो, बिना और कुछ नहीं चाहिए, सॉस जाने दो। अच्छा, सॉस में भी आता है कि जो जो सॉस जो भी है, जैसे टमाटो केचप के नाम से जो बिकते हैं, तो उसके अंदर जो टमाटो जो होता है उसकी मात्रा हार्डली 25%, 30%, किसी में 32% मैक्सिमम इतनी आती है, बस। इससे ऊपर टमाटो सॉस में टमाटर नहीं होता है। फिर वो क्या होता है? फ्लेवर। बाकी के फ्लेवर होते हैं, शुगर्स होती हैं, और जो दूसरे प्रिजर्वेटिव रखे जाते हैं वो होते हैं। आप कोई भी सॉस की बोतल उठा के देखना तो उसके अंदर कंटेंट बस टमाटो का इतना ही होता है, टमाटो प्यूरी जिसको कहते हैं वो उसमें 25%, 30% ही होती है। इसके अलावा बाकी की चीज़ें ऐड करके उसको जितना भी है कि वो बनाया जाता है। इनसे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? साइड इफेक्ट तो रहेंगे यार, क्योंकि आप जब प्योर चीज़ नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं नुकसान करेंगी, लॉन्ग टर्म में नुकसान करेंगी, आंतों को हो गया, गट को हो गया, मेटाबॉलिज्म आपकी चेंज करेंगी, ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, ये चीज़ें बढ़ाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे, और नो डाउट कि अगर इसी तरह चलता रहा तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन बीमारियों का खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अपनी इम्यूनिटी को बच्चे कैसे बढ़ा सकते हैं? आप कुछ टिप्स बताइए कि आप ये चीज़ फॉलो करिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, मतलब ज़्यादा तो थोड़ा टिपिकल भी ना हो जाए कि वो फॉलो ही ना कर पाए। आप ऐसी कुछ सिंपल सी चीज़ें बताइए कि एक बच्चे का इम्यूनिटी लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, देखिए पहली चीज़ तो हमें खान पान में अपना परिवर्तन करना चाहिए। ये जिम्मेदारी जब बच्चा छोटा है तो पूरी तरह से उसके माता पिता पे आती है, घर परिवार पे, कि खान पान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना रखें। कोशिश करें कि जो चीज़ें हम ले रहे हैं उनको हम वॉश कर कर प्रिजर्वेटिव फ्री हों, लंबे टाइम की जैसे रखी हुई सब्जियां या बिना मौसम के फल, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में ना लिए जाएं घरों पे। दूसरा, जैसा बच्चे की एज होती है, जैसे बच्चा 5 साल का हुआ तो साइकिलिंग हो गया, या कोई और स्पोर्ट्स हो गए, 10 साल का हुआ तो किसी और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में, तो इस तरह से बच्चों को फिजिकली थोड़ा सा एक्टिवनेस बढ़ाई जाए। स्कूल के करिकुलम में होता है, देखो हर स्कूल के अंदर गेम्स पीरियड होते हैं, बट गेम्स खिलाता कोई नहीं है। खिलाते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही हैं। हाँ, अब बढ़ रही है, अब बढ़ रही हैं। हमारे स्कूलों में खुले मैदान हुआ करते थे, आज आपको उसके अंदर क्रिकेट ग्राउंड भी दिख जाएंगे, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के आपको पूरे कोर्ट बने हुए दिखेंगे। तो चीज़ें बदल रही हैं, करिकुलम के अंदर एक्टिविटी जो है इनको प्राथमिकता दी जा रही है। कोशिश सब तरफ से है, सरकारी भी प्रयास हो रहे हैं कि भाई इन चीज़ों को बढ़ाया जाए। माता पिता के लेवल पे भी ठीक है, क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है, तो उनसे हर आदमी चाहता है कि अपना बच्चा ज़्यादा स्वस्थ रहे। तो एक मिला जुला प्रयास है जो पूरी सोसाइटी को करना होगा, ताकि हम अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो बेहतर कर सकें। और सर, अब वैक्सीन के बारे में बात करते हैं ना, बच्चों को बहुत सारी वैक्सीन दी जाती हैं, तो उन सारी वैक्सीन के बारे में जानने से पहले कोविड वैक्सीन के बारे में बात करते हैं जी, क्योंकि उस टाइम पर बच्चों को वो दी गई थी जी, दी गई थी ना, सबको दी गई थी। जो इंडिया के अंदर जो रिकमेंडेशन आई है अबाउट 12 ईयर जो है वो बच्चों को लगी है। अच्छा, काफी लेट रिकमेंडेशन आई थी वो, जब एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो चुका था 70 से 80%, तो 12 साल से ऊपर के बच्चों में रिकमेंडेशन थी इंडिया में, और वो बच्चों को लगी है जिनको। अच्छा, उनसे जो छोटे थे उनको नहीं लगी? उनसे छोटों की इंडिया में रिकमेंडेशन नहीं आई है, नहीं थी। आउटसाइड इंडिया कई सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर की ये वैक्सीन दी गई है छोटे बच्चों को। ओके, सो बेबीज को कौन कौन सी वैक्सीन ले लेनी चाहिए और कौन सी एज तक उनको वो लेनी चाहिए? देखिए,
कई सारी वैक्सीन होती हैं जो कि एज के अकॉर्डिंगली रिकमेंडेड हैं। जैसे जन्म के समय पर अपने जो बच्चों को बीसीजी का टीका लगता है, पोलियो का टीका लगाता है और हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। फिर 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पर इन्हीं बीमारियों से जैसे डीपीटी हो गया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, मतलब गलघोटू, काली खांसी और टेटनस, इसका टीका। इसके साथ में हेपेटाइटिस बी, एच इन्फ्लुएंजा बी जिसको कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर जो होता है उसका, रोटा वायरस का एक टीका लगता है, जो रोटा वायरस डायरिया होता है उसके पिलाने का मुंह का टीका आता है, और साथ में न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाव का। तो ये टीके लगते हैं, 3 डोज होती हैं इसकी, 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पर। उसके बाद फिर 6 और 7 महीने पर फ्लू, स्वाइन फ्लू से जो रिलेटेड जो रहता है, फ्लू वैक्सीन, ये रिकमेंडेड है। जो 5 साल तक, ये हर बच्चे के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है कि अप टू 5 ईयर, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और फ्लू का बर्डन बहुत ज़्यादा है डिजीज़ का, तो हर बच्चे को टीका एनुअली लगवाना चाहिए। फिर 9 महीने पे आता है हमारा मीजल्स, मम्स और रुबेला, MMR का टीका लगता है। इसी के साथ में टाइफाइड का टीका आता है जो 6 महीने से और एडल्टहुड तक लगा सकते हैं हम। फिर एक मेनिंगोकोकल वैक्सीन आता है जो कि मेनिंगोकोकल डिजीज़ से बचाता है। 9 महीने पर और 12 महीने पर 2 डोज उसकी भी रिकमेंडेड होती हैं। 1 साल के ऊपर हेपेटाइटिस बी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, डीपीटी और हिब, इनकी बूस्टर डोज हो गई एच इन्फ्लुएंजा बी की। साथ में हेपेटाइटिस ए की सेकेंड डोज, ये 1 से 2 साल के बीच में रिकमेंडेड होती हैं। एक जापानीज एनकेफेलाइटिस जिसको हम चमकी बुखार कहते हैं आम भाषा में, इससे बचाव का भी टीका रहता है, तो ये भी 15 से 18 महीने के बीच में रिकमेंडेड है। तो ये 2 साल तक के होते हैं। 2 साल के बाद फिर 5 साल तक के टीके आते हैं, डीपीटी का, चिकन पॉक्स का, और फिर 10 साल पे, 15 साल पे डीपीटी का टीका आता है। एक बच्चियों के लिए आता है कि जो बच्चियों या बच्चों दोनों के लिए होता है, सर्वाइकल कैंसर का टीका आता है जो कि 9 साल से ऊपर रिकमेंडेड होता है। एचपीवी वैक्सीन है ना, और उसकी अवेयरनेस भी आजकल गवर्नमेंट भी काफ़ी कर रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले उस बारे में और लोग लगवा सकें। ओके। और मेल और फीमेल दोनों के लिए रिकमेंडेड होता है। 9 to 14 ईयर उसकी डोजेज अलग होती हैं, 2 डोज होता है, और उसके बाद वो फिर 3 डोज का टीका रहता है। ये उसके रिकमेंडेड। तो ये कितनी वैक्सीन हो गई होगी? मेरे ख्याल से करीबन 20 एक बीमारियां होती हैं जिनसे हम बचा सकते हैं अपने बच्चों को, यानी कि टीके हैं। लास्ट 15 साल तक मतलब 15 साल तक कंप्लीट हो जाती है। 15 साल तक अगर टाइम टू टाइम लगवाएं तो उसके बाद कंप्लीट रहता है। ओके, ठीक है। और आपने भी जैसे बुखार की बात की थी, बुखार का भी टीका होता है, तो क्या जैसे कभी कभी बुखार ज़्यादा बढ़ जाती है बेबीज में, तो क्या उससे उनको फिट्स, दौरे आने के चांस बढ़ जाते हैं? बुखार में दौरे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं इस तरह के। तेज़ बुखार आने के कारण बच्चों में कई बार दौरे आ जाते हैं, और 5 से 7 साल तक की उम्र तक ये संभावना ज़्यादा रहती है ऐसे छोटे बच्चों में। 7 साल के ऊपर ये संभावना कम होती चली जाती है कि तेज़ बुखार में बच्चों को दौरे आएंगे। तो ये अपने आप में बीमारी है, फेब्राइल सीजर कहते हैं इसको, और इसलिए छोटे बच्चों का ध्यान ज़्यादा रखना जाता है कि इस एज में अगर बुखार आए तो तुरंत कार्रवाई की जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जाए, ताकि बच्चे को दौरे की संभावना कम कर पाए। यानी कि जिन बच्चों को कहीं ऐसा तो नहीं है ना, ये जो बच्चे जिनको अभी बचपन में बुखार की वजह से कैसे भी किसी भी रीजन की वजह से दौरे आए, फिट्स आए, तो उनको जब वो बड़े होंगे, एडल्ट होंगे, तब भी दौरे आएंगे? अगर लंबे टाइम तक दौरे आ रहे हैं तो कुछ परसेंटेज चांसेस होते हैं कि कभी एडल्टहुड में भी वो एपिलेप्सी में, मिर्गी में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर प्रॉपरली कहीं ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, या लंबी फैमिली हिस्ट्री है, या और भी कोई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर वो हैं कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा, तो चांसेस होते हैं कि वो बड़े होने के बाद भी एपिलेप्सी जिसको हम कहते हैं मिर्गी, उसमें डेवलप हो सकते हैं। बचपन में जैसे किसी को फिट्स आए हैं ना, फीवर की वजह से वो हमेशा बीमार रहे, और साथ में अगर अपन ऐसा मान सकते हैं कि या फिर किसी कोई आजकल जैसे स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया बच्चों का ही, हमारा तो बाद में आएगा, पहले बच्चों का ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से कहीं उनका जो IQ डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो बच्चों में IQ डेवलपमेंट होता कैसे है, और ये मोबाइल स्क्रीन से और इनसे इफेक्ट कैसे होता है? देखिए, IQ डेवलपमेंट मोबाइल से असर रहेगा, नो डाउट कम रहेगा, क्योंकि मोबाइल ओवरऑल डेवलपमेंट को कम कर रहा है। जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी डिलेड स्पीच की, कि स्पीच की डिले करना हो रही है, कंसंट्रेशन की लैकिंग हो रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे,
तो इन सब चीज़ों से मिल करके आईक्यू पे फ़र्क पड़ेगा, वो कम होगा अगर स्क्रीन टाइम, मोबाइल का यूज़, टीवी का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो। भाई आईक्यू तो एक दिमाग की क्षमता है, उसका एक पैमाना होता है आईक्यू। तो अगर कहीं न कहीं दिमाग में लैगिंग हो रही है, जो फिज़िकली मेंटली जो लैगिंग कर रहा है बच्चा, तो नो डाउट कि आईक्यू कम होगा, आईक्यू पे असर पड़ेगा उस चीज़ का। तो आईक्यू डेवलप किन चीज़ों से होता है? आईक्यू एक इंटेलिजेंट क्वेट होता है, मतलब ये एक तरह से, और कई सारी चीज़ें जो हमारा व्यक्तित्व हो गया, हमारी दिमाग की क्षमता हो गई, ये उसका पैमाना है कि आम तौर पर बुद्धिमत्ता को मतलब आँकने का एक पैमाना हो गया ये एक तरह से आईक्यू। तो डेवलप हर चीज़ से है ये, शिक्षा से फ़र्क पड़ता है। शिक्षित व्यक्ति का आईक्यू ज़्यादा अच्छा रहेगा अशिक्षित की तुलना में। जैसी परिस्थितियाँ रहती हैं, उनको भी देख कर के फ़र्क होता है। जो इंसान जो ज़्यादा परिस्थितियों मतलब कि हार्ड टाइम झेलता है, उस पे फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का। तो कई सारे पैमाने होते हैं जो कि आईक्यू बढ़ाने में या डेवलप में जो रहता है आईक्यू, उन पे डिपेंड करता है। तो एक थोड़ा क्वेश्चन शायद थोड़ा अलग हो सकता है अपने बच्चों, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, तो ये शायद क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाए कि लाइफ में फिर सक्सेस मिलने के चांसेस किसके ज़्यादा होते हैं? जिसका आईक्यू ज़्यादा है उसके, या फिर जिसका कम है उसके? जो मेहनत करेगा वो सक्सेस पाएगा। देखो नो डाउट आईक्यू जिसका ज़्यादा है, वो अच्छा करने के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके लिए। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि आईक्यू अच्छा होने की वजह से ही वो सक्सेस ले सकता है, या जिसका आईक्यू कम है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। परसिस्टेंट किसी भी चीज़ के लिए होना, किसी भी चीज़ को लगातार प्रयास करना, उसके लिए वो सफलता दिला सकते हैं भविष्य में। तो इसका आईक्यू से इतना कोई वो नहीं है रिलेशन? नहीं, आईक्यू से तो फ़र्क पड़ेगा। आईक्यू होता क्या है, फर्क पड़ेगा, बुद्धिमत्ता अगर है, हाँ। तो बुद्धिमत्ता की वजह से चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सफलता को पाने के। चाहे आप कोई भी, चाहे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी का दे रहे हो, प्राइवेट का दे रहे हो, तो वहाँ पर जो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनके चांसेस रहेंगे पहले सफल होने के। ओके। और जैसे हमको कभी-कभी डेली लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये चीज़ें फील होती है ना, तो क्या बच्चों में भी ये चीज़ उनको फील होती है? बिल्कुल, बच्चों में फील होती हैं। कौन सी एज से स्टार्ट होता है? आप देखिए कि आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि कई सारे बच्चे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आईआईटी, पीएमटी, नीट, इनमें सक्सेसफुल नहीं होने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। नहीं, ये तो हो गए बड़े बच्चे। हाँ, मतलब एज ग्रुप ये भी बच्चे ही हैं, 15 साल, 17 साल, 18 साल, तो ये एज ग्रुप भी मतलब ज़्यादा प्रोन है नो डाउट। लेकिन मानसिक बीमारियाँ जो हैं वो छोटे बच्चों में भी आती हैं। डिप्रेशन हो गया, या जो हम जैसे अभी हमने इतनी डिस्कशन किया मोबाइल के ऊपर, तो एग्रेशन हो गया, तो ये भी एक मेंटल कंडीशन ही होती है। तो चांसेस होते हैं बच्चों में भी मानसिक बीमारी डेवलप होने के, और कई सारे मल्टीफैक्टोरियल काम होते हैं। परिवार की जो स्थिति होती है, पारिवारिक कंडीशंस होती हैं, उस पर भी कई सारी बच्चों को फ़र्क पड़ता है मानसिक डेवलपमेंट का। तो इन चीज़ों से आती हैं चीज़ें, दिक्कतें यार। और जैसा आपने अभी परिवार की बात करी दी है, तो अब परिवार से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा जी, कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, यानी जो पारिवारिक कलेश, उससे एक छोटे बेबी पर, यानी जो थोड़ा बहुत समझने लग गया है कि ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये दादा है, उस पर क्या इफेक्ट होता है? उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है? मेंटल हेल्थ यार, देखो स्ट्रेस तो रहेगा उस चीज़ का बच्चे के ऊपर, और ना सिर्फ उस टाइम के लिए, जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो हिंसा जो होती है, पारिवारिक हिंसा, लाइफ लॉन्ग जो है बच्चे के एटीट्यूड पर, बच्चे की सोच पर फ़र्क डालता है। भाई बच्चे के लिए पहली जो चीज़ होती है वो फैमिली होती है। बच्चा जब जन्म लेकर के जब चीज़ें समझता है, तो सबसे पहले अपने परिवार को ही देखता है, स्कूल भी उसके बाद जाता है वो। तो अगर कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल ठीक नहीं होता, तो बच्चे के मानसिकता पे इस चीज़ का असर आएगा, और वो शॉर्ट टर्म रहेगा या लॉन्ग टर्म ये नहीं पता, लेकिन वो करेगा ज़रूर असर, इफेक्ट करेगा, है ना। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों को नहीं बोलनी चाहिए, कि ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप, ये कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं कि ये तो आप ना तो बच्चों के सामने करो, ना आप उनको मजाक में भी बोलो, किसी दूसरे के सामने मत बोलो। जैसे कि एक होता है ना कि किसी बच्चे को ऐसे बोलते हैं कि ये तो बड़ा शर्माता है, वो अब शर्माता नहीं था, बट आपने बोला ना, उसको टैग दे दिया, वो अब शर्माएगा, शर्माने लगा। तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में आप बताइए। हाँ, देखो कैसा है, ठीक है, एक जो हम डिस्कस कर रहे हैं पारिवारिक हिंसा, ये बच्चों को नहीं होना चाहिए, बच्चों के एक्सपोजर। इसके अलावा कोई भी जो बहुत ज़्यादा जो बच्चों को टोकना है,
कि भाई ये नहीं करना है। उनको समझाओ प्यार से। दूसरा, मारना जो है वो नहीं होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों की मेंटलिटी पे बहुत असर पड़ता है उस चीज़ का। बच्चों को समझाना चाहिए प्यार से कि कोई चीज़ अगर बच्चा गलत कर रहा है तो उसको समझाओ कि भाई ये नहीं करना है। ठीक है, बच्चा छोटा होता है, एकदम से नहीं समझेगा, लेकिन अगर हम उसको 10 बार बोलेंगे तो उसके समझ में आएगा कि भाई कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इसलिए मेरे माता पिता मना कर रहे हैं। और कोई भी जैसे बारीक बारीक छोटी छोटी गलतियों को देख करके बच्चों को टोकना, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों के मन में ये चीज़ें लंबे टाइम तक बैठ जाती हैं, और डेवलपमेंट नो डाउट कि मानसिक रूप से इनका फ़र्क होता है बच्चों के जीवन। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। और कुछ अच्छा, इसके अलावा हमें जितने भी जो बच्चे के अच्छे काम हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। चाहे वो छोटे से छोटे लेवल पर कर रहा है बच्चा, लेकिन हमेशा उसको मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये चीज़ अच्छी हो रही है। एक तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करें ताकि वो इन चीज़ों को बढ़ाए बच्चा आगे। तो यही डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। तो यानी कि बच्चों को एक तरह से नेगेटिव चीज़ें कुछ भी नहीं करनी चाहिए। नेगेटिव चीज़ें किसी को भी कुछ नहीं लेनी चाहिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। ये तो दोनों के लिए। नेगेटिविटी तो हर एक के लिए नुकसानदायक होती है। और हमारे पास अभी एक साइकाइट्रिस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि हमें डेली एक दिन के अंदर 6000 से ज्यादा तो थॉट्स आते हैं, जिसके अंदर 60% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। बिल्कुल, हम नो डाउट, बिल्कुल ठीक बात है कि हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और वो चीजें हावी तब हो जाती है जब फिर और स्ट्रेस वगैरह हो जाए, तो वो चीजें 60 से 70-80 पे चली जाती है। ओके, ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल रह सकता है। मदर का रोल तो रहता है एक बच्चे की लाइफ में जी, बट एक फादर का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसके बारे में बताइए। रोल दोनों का इम्पोर्टेंट होता है, इक्वल इम्पोर्टेंट है। माँ और पिता दोनों, बिल्कुल। जिम्मेदारी दोनों की होती है क्योंकि बच्चा दोनों का है। तो दोनों की बराबर जिम्मेदारी है कि एक अच्छे से अपने बच्चे को बड़ा कर पाएँ और एक अच्छा उसको एटमॉस्फेयर दे पाएँ, चाहे वो पारिवारिक हो या परिवार से बाहर का हो। जो अपना इंडियन सिनेरियो है, हालांकि अब चेंज हो रहा है क्योंकि फीमेल भी वर्किंग ज़्यादा है अब। तो ठीक है, टाइम दोनों के पास लिमिटेड सा होता है, लेकिन जो दोनों ही पारिवारिक हैं, चाहे वो माता हो चाहे पिता हो, दोनों ध्यान रखना प्रॉपर ज़्यादा होना चाहिए बच्चे के लिए, और तभी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। मेरी राय में तो यही कह सकता हूँ। मुझे आपकी बात से अभी कुछ याद आ गया ऐसे ही, जैसे इंस्टा वगैरह चलाते रहते हैं तो वहाँ पे एक रील आई थी कि मैं इसे घर से नहीं लाई थी। अच्छा। तो मेरे फादर बोलते हैं मैं भी बारात में नहीं लाया था। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल भाई, बच्चा दोनों का है। तो जिम्मेदारी दोनों की बराबर है। अगर भाई पिता जो है बाहर काम करने जा रहे हैं तो ये मान लिया जाता है कि भाई माँ दिन भर घर पे हैं, तो वो बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही हैं। बच्चे की कहते हैं कि मदर जो है वो माँ पहली गुरु होती है, तो वो इसी तरह से इसी बात को इसीलिए कहा गया है वो बात। लेकिन मेरी नज़र में तो ये कि भाई दोनों बराबर जिम्मेदार हैं, दोनों को बराबर ध्यान रखना है। और रखते भी हैं, पेरेंट्स सब रखते हैं। ठीक है, अब वो बात आ गई है, जैसे आपने ये चीज़ें बताई, अब कुछ चीज़ें लाइक मैं बताता हूँ, आप उनके बारे में बताना कि वो कितना सही है और कितना नहीं है ना। जैसे कुछ मिथ्स हैं ना, इनमें क्या कुछ फैक्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ मिस्टेक्स हो सकती है ना। हाँ राहुल सर, आप ऐसे वीडियो बनाते रहना कुछ, है ना, फोटोज वगैरह। तो एक है, जैसे तेल लगाना अच्छा है या नहीं है बेबी के? तेल लगाना अच्छा होता है, मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो कि डेवलपिंग बेबी के लिए अच्छा है, तो मालिश अच्छी है। आजकल बेबीज को जल्दी चलाने के लिए बेबी वॉकर आ रहे हैं, बेबी वॉकर। तो वॉकर सही नहीं होते हैं। वॉकर से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चा गिर जाता है तो चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसीलिए कई सारे कंट्रीज में बैन होते हैं। नहीं, एक तो चोट भी लग सकती है और एक वो चीज़ भी हो जाता है, पैर थोड़े ऐसे हो जाते हैं वाइड पैर। हाँ, क्योंकि भाई वो एज नहीं होती, कई बार 6-7 महीने पर जो है बच्चे को उसमें वॉकर में बिठा करके और चलाने की कोशिश की जाती है, जबकि बच्चे के पैरों में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो वॉकर की यूज़ में लेना मेरी तरफ से बिल्कुल सही नहीं। पैर भी टेढ़े हो सकते हैं। और जब बेबी होता है तो उसे 2-3 मंथ्स तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। धुंधला शुरुआत में जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कहते हैं कि विजन ऐसा नहीं होता है, और बहुत धुंधला सा दिखाई देता है बच्चे को। फर्स्ट थिंग जो हम कहते हैं कि जो बच्चा हमें पहचानता है वो होता है हमारी हेयर स्टाइल से, बालों के जो तरीका होता है उससे बच्चा पहचान करता है। अच्छा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा 3 महीने तक। हाँ, 3 महीने तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे विजन आने लगता है और गेज फिक्स होने लगता है बच्चे का। ऐसे किसी के अगर कोई टकला हो तो नो डाउट फिर वो उसको उस तरह से पहचानेगा कि भाई इसके बाल नहीं है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लाइक ये कैसे ही नहीं, बिल्कुल होते हैं।
पेरेंट्स में रहता है, अगर किसी में नहीं है, पर वो बच्चा उस तरह से पहचान करेगा उनकी कि हेयर कि स्टाइल हेयर स्टाइल बिना हेयर स्टाइल का है कोई। ये सही था। और इंडिया में एक चीज बहुत बड़ी मतलब कॉमन है, बहुत कॉमन, कि हमारा लड़का या लड़की गोरा होना चाहिए। तो गोरा होना चाहिए। हाँ, तो इंडिया में ऐसे है कि घी दूध दही हाँ। लगाने से बच्चे गोरे होते हैं क्या? नहीं, स्किन कलर चेंज नहीं होगा इससे कभी भी। नहीं, जो हाँ, इसकी मसाज करो बच्चा गोरा कर दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो स्किन टेक्सचर है, वो जो स्किन कलर है, वो वही रहेगा। वही रहेगा। इससे बच्चा नो डाउट परेशान ज़्यादा होगा। आप कितनी मालिश कर लो, डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है कि आप ज़्यादा मालिश कर रहे हो किसी भी मसल हाँ की, हाँ। तो ग्रोथ उसकी अच्छी हो सकती है, पर कलर चेंज नहीं होगा। बट सर एक चीज मैंने देखी है, जी। लाइक जैसे कोई बचपन में भी थोड़ा सा कलर उसका सांवला हो, हुँ, वो जैसे 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 बड़ा होता है हुँ। वो गोरा कैसे हो जाता है? नहीं, ये गोरा तो नहीं होगा, थोड़ा-सा ऐसा कह सकते हो कि आप निखार आ हल्का-सा, जाता है। हाँ, हल्का-सा निखार आ सकता है। वो कई सारी चीज़ों की वजह से होता है कि सन एक्सपोज़र कम है, हम्म। कवर ज़्यादा है, हम्म। तो इस वजह से रह सकता है कि थोड़ा-सा फेयर हो जाए स्किन, बाकी जैसा टेक्सचर है स्किन का, मोस्टली वैसा ही रहेगा। वैसा ही रहता है। अगर इस तरह हो सकता होता, तो आप सोचो कि मालिश कर कर के कोई काला रहता ही नहीं, सब के सब गोरे हो सब जाते हैं। गोरे वैसे कलर में लेकिन इतना। हाँ, वही ये बात है कि जो ऊपर से जो मिला है, जो गॉड हाँ। मतलब जो गिफ्टेड है, वो बेस्ट है हमारे लिए। और ये चीज़ें कभी होनी भी नहीं चाहिए कि गोरा अच्छा है या काला बुरा, ये कभी नहीं होता है। इंसान सब बराबर होते हैं, चाहे कलर कोई भी हो उसकी। ओके, ठीक है, अब एक और रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ, जी। है ना? उसमें भी ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस हैं। क्या क्राइंग से बच्चा स्ट्रांग होता है? जितना ज्यादा बच्चा रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। हाँ, क्राई करने से नो डाउट कि लंग कैपेसिटी बढ़ती है, जितना हैं? ज़्यादा बच्चा रोता है, उतना ज़्यादा लंग्स एक्सपैंड होते हैं। यानी बच्चों को रुलाना चाहिए फिर? रुलाते हैं तो बच्चे, तो मैं कह रहा हूँ ना, जीवन में पहला साइन ही रोना होता है। इंसान वही जीवित होता है जो रो रहा है। हाँ। जो बच्चा रोते हुए पैदा हो रहा है वही जीवित है। जो रोते हुए पैदा नहीं होता वो रहता ही नहीं है। तो पहला साइन ही रोना होता है इंसान ज़िंदगी का। और रोना कभी भी बुरा नहीं होता, अगर बच्चा है तो, हाँ। बच्चा रो रहा है तो मैं उसके यही बाद यही नो चीज डाउट कि उसके आगे नहीं होना चाहिए वो। वो ये चीज बच्चों के लिए एप्लीकेबल है बच्चों बस। के एथिक्स क्या बच्चों को डांटना जरूरी है या प्यार से काम चलाना चाहिए? समझाना चाहिए बच्चों को। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, हमें लग रहा है कि वो गलत है, तो नो डाउट उसको टोकना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो। डाँटने से वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। डाँटने से बच्चा गलती चिड़चिड़ा हो करना जाता नहीं है। छोड़ेगा, चिड़चिड़ा ज़रूर हो जाएगा बिल्कुल। और क्या नजर उतारना बच्चों के लिए काम करता है, कि हमारे अ, बच्चे को नजर लग गई? नहीं करता होगा या नहीं करता होगा नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे को नुकसान कोई नहीं है। हाँ। माता-पिता को अगर लग रहा है, खुशी मिलती है हम्म। कि भई कोई भी अगर चीज़ बच्चे के लिए गलत हो रही है हम्म। और इस चीज़ से ठीक हो सकती है तो कर लेना चाहिए। वैसे नजर कोई लगती बुराई है? नहीं है। आपका क्या मानना है? मेरे हिसाब से तो नहीं लगती है नज़र, सच्ची में नहीं लगती? लेकिन लाइक बेबी को, या फिर कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी कभी आपने फील किया हो कि आज तो नजर लग गई? पर नज़र, नो डाउट खैर बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, हाँ। इसीलिए होता है कि भई नज़र बच्चों को ज़्यादा लगती है। हाँ। लेकिन ठीक है, ये पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी वाली बात है एक तरह से, हाँ। कि कोई अपनी नेगेटिविटी दे रहा है, हम्म। और नज़र उतारना वही होता है कि भई नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं बच्चे से। हम्म। तो करना चाहिए अगर पेरेंट्स कर रहे हैं, मेरा मानना ऐसा है, हम्म। क्योंकि अगर बच्चे का किसी चीज़ से भला हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो हमें ठीक है नहीं सोचना चाहिए। हाँ, वैसे कोई नुकसान नहीं है कोई इसका। नुकसान नहीं है इस चीज़ का। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन जी। है, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग वर्सेस फ्रेंडली पेरेंटिंग, क्या हुँ। बेटर है? आपको बस ऐसे चूज करना है एक, कि कौन सा होना चाहिए? फ्रेंडली पेरेंटिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। हम्म। हमें ज़्यादा अच्छे से बच्चे की कमियाँ और जो उसकी अच्छाइयाँ हैं पता होती हैं, हम्म। और हम अगर कोई कमी है तो उसको ओवरकम कर सकते हैं, हम्म। बच्चे के साथ मिल कर के उस पे काम अच्छे से कर सकते हैं, हम्म। उसके डेवलपमेंट को बेटर कर सकते हैं। ओके। तो फ्रेंडली पेरेंटिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है एनी टाइम। ओके सर, अब ये था आज का पॉडकास्ट मेरी तरफ से, ये थे मेरे सारे क्वेश्चंस। और अगर अब आप अपनी तरफ से, जो जी, आज के पेरेंट्स हैं या फिर ये जो भी वीडियो देख रहे हैं जी। अपनी बेबी के लिए, आप हुँ। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस वीडियो के थ्रू? आपके वीडियो के माध्यम से मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि पेरेंटहुड एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। एन्जॉय करें अपने बच्चे का बचपन, क्योंकि वो टाइम कभी भी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। जो एक दिन निकल गया, वो निकल गया, और यादें अच्छी मेमोरीज़ बनाएँ, आपके बुढ़ापे के लिए अच्छी रहेंगी। जो जहाँ पर आपको डॉक्टर की नीड लगती है, किसी बीमारी को लेकर के, किसी क्वेरी को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, तो नो डाउट डॉक्टर की जहाँ ज़रूरत है डिस्कस करें, बात करें, या इसके अलावा जो
शिक्षा का एक माध्यम है स्कूलों का, टाइम पे स्कूल भेजें अपने बच्चे को, एजुकेशन अच्छे से अच्छी दें जितना पॉसिबल हो सकता है। बस यही पेरेंटिंग है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है बच्चे पालना। दुनिया में सभी लगभग लगभग ये करते जा रहे हैं और जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत अच्छे से हम बच्चों को पाल रहे हैं अपने। तो एंजॉय करें पेरेंटहुड को, यही मेरी तरफ से सभी के लिए संदेश है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू डियर, थैंक यू मोहित। और आप सभी को ये अगर आप ये वीडियो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको लास्ट तक देखना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके 2 रीज़न है, 2 नहीं 3 रीज़न है। पहला कि देखो सर को टाइम नहीं था, लेकिन सर ने हमारे लिए, आपके लिए सर ने अपना टाइम निकाला, और ये वीडियो शूट हो रहा है अभी रात के टाइम पे, सोने का टाइम है अब, और हम वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी सर घर जाएंगे, खाना खाएंगे जी। और ऊपर से मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरा सर ना, मेरा हाँ, हेड बिल्कुल आपने जैसे हार्ट बीट की तरह कर रहा है ऐसे, जी, 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 बिल्कुल। धक 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 धक। नहीं, इसके बाद भी आपने पूरे टाइम हाँ, स्माइलिंग फेस के साथ हाँ। अच्छे से पॉडकास्ट किया है, तो हैट्स ऑफ टू यू। और सर अब आप बताइए ये वीडियो कि इन्हें किसके साथ शेयर करना चाहिए ये वीडियो? ये वीडियो हर एक उस माता-पिता के साथ शेयर करना चाहिए जो अपने बच्चे के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में अच्छा सोचते हैं। हर एक उस इंसान को देखना चाहिए। इवन जो दादा-दादी हैं घर में, नाना-नानी हैं, वो भी अपने बच्चों को बता सकें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके लिए हम उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ रहते हैं, उसका सोसाइटी को, सभी को फ़ायदा मिलता है। तो नो डाउट कि हम बेटर सोसाइटी तभी बना सकते हैं जब हम एक दूसरे के पास जो भी ज्ञान है उसको साझा कर सकें। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। वैसे सर अच्छा हुआ आज हमने ये वीडियो बना लिया, क्योंकि कहीं न कहीं एक सिचुएशन को हैंडल करने का ये थोड़ा तरीका पता चलता है। और जी। जैसे अभी शायद थोड़ा पहले सर थोड़ा ज़्यादा दुख रहा था, बट अब बात करने से, आप जैसे अब स्माइल के साथ हम बात कर रहे हैं, एक अच्छी मतलब बढ़िया-बढ़िया बातें हो रही है, अच्छी-अच्छी जी। पॉजिटिव बातें हो रही है, तो एक थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है। नो बाकी डाउट कि बाकी वो बात हँसते लगे, हुए चेहरे देखना, हँसी से के साथ हाँ, बात करना हर एक को अच्छा एक लगता है। पॉजिटिविटी आ रही है थोड़ी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपसे एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। मेरे साथ भी यही हो रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। हाँ, बट मेरा सर ऐसे-ऐसे कर रहा है। वो जी। बात है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू।